जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं सिग्मा वाले गुरु। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रोमन साम्राज्य का इतिहास। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, इसको हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। इसको हमने लिया है क्लास 11th के बुक से, जिसके तीसरे अध्याय का नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इतने बड़े साम्राज्य का निर्माण कैसे हुआ, किसके द्वारा बनाया गया, इसकी क्या क्या कार्य थी, उनके लोग कैसे रहते थे, उस साम्राज्य के अंदर क्या क्या प्रचलन में थी। रोमन साम्राज्य से जुड़े बहुत सारी रोचक बातें हैं जो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों इसको हम ऐसे पढ़ने वाले हैं, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे हम उस रोमन साम्राज्य में अभी मौजूद हैं और अपनी आंखों से उसे देख रहे हैं। ये इतने आसान शब्दों में, आसान भाषा में हम आपको समझाने वाले हैं। आप हमारे लेक्चर को बहुत ध्यान से सुने, बिना स्किप किए हुए सुने, तो हमारी बातें आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएंगी। दोस्तों अगर आप स्किप करके सुनेंगे या पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको ये कभी भी समझ में नहीं आने वाली है। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि हम सभी ईसा मसीह को जानते हैं। ईसा मसीह ईसाइयों के खुदा हैं। जब ईसा मसीह की पैदाइश हुई तब से लेके 700 साल पहले और पैदा होने के 700 साल बाद, ये जो अवधि है, ये जो समय अंतराल है, इसी के दरमियान रोमन साम्राज्य का इतिहास है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों ये जो रोमन साम्राज्य है इसको हमने 2 भागों में बांट करके रखा है। पहला है पूर्ववर्ती काल, दूसरा है परवर्ती काल। दोस्तों ये जो पूर्ववर्ती काल है ये शुरू होती है 753 ईसा पूर्व से लेकर के 284 ईसा पूर्व तक, इसे हम कहते हैं पूर्ववर्ती काल। और उसके बाद का जो वक्त है उसे हम कहते हैं परवर्ती काल। इस रोमन साम्राज्य के इतिहास की शुरुआत करने से पहले हम इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर ये किस जगह की बात हो रही है, वो कौन सा जगह है, इसकी क्या क्या सीमाएं थी, ये कितना बड़ा क्षेत्र में था, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो भौगोलिक स्थिति है इसकी, वो उत्तर में जो रोमन साम्राज्य है, बहुत बड़ा साम्राज्य, तो उत्तर में क्या है, राइन और डैन्यूब नदी है। दक्षिण में सहारा मरुस्थल है। पूर्व में सीरिया जिसको दमिश्क बोलते हैं और पश्चिम में स्पेन देखने को मिलता है। दोस्तों हम इसको मैप में समझने का प्रयास करते हैं, मैप में हम इसे आसानी से समझेंगे। तो दोस्तों आइए हम मैप में इसे अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ से जो शुरू हुआ है ये वाला एरिया, और ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा ये एरिया रोमन साम्राज्य में आता था। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये पूरा रोमन साम्राज्य के अंडर में आता था। आप बीच में देख सकते हैं यहाँ पर भूमध्य सागर है। दोस्तों भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता था। दोस्तों ये जो भूमध्य सागर इसे इसलिए कहा जाता है कि आप इसके चारों ओर देखें तो सब में क्या है, आपको यहाँ पर भूमि देखने को मिलता है, लेकिन बीच में क्या है, सागर है। तो ये जो सागर है इसको कहते हैं हम लोग भूमध्य सागर, यानी चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है। अब क्या इसमें देखने को मिलेगा, हमने बात किया था कि उत्तर में 2 नदी गुजरती है, एक यहाँ से एक यहाँ से, एक राइन नदी है और दूसरा डैन्यूब नदी है। तो ये जो राइन और डैन्यूब नदी ये उत्तर में है। उसी तरह से ये जो सीरिया है ये वाला बॉर्डर पड़ता था, हमने यहाँ तक बात कर लिया, ये एरिया नहीं था बल्कि यहाँ तक था। ये जो सीरिया है ये इसका बॉर्डर पड़ता था पूर्व में, और पश्चिम में ये स्पेन का एरिया पड़ता था। दोस्तों उसके अलावा ये जो दक्षिण है ये सहारा मरुस्थल में जाकर के होता था। ये जो मिस्र है उसमें ये भी आता था। अब हम बात करते हैं एक दूसरे साम्राज्य की, जो कि ईरान का साम्राज्य था। आप देख सकते हैं कि ये जो रोमन साम्राज्य है वो इस जगह पर है और ईरान का साम्राज्य इस जगह पर है। इन दोनों के बीच में अक्सर क्या युद्ध देखने को मिलता था। ये दोनों में हमेशा छोटे बड़े जंग देखने को मिलते थे। हालांकि ये जो ईरान का साम्राज्य है इसे पढ़ने का जरूरत नहीं है, हम इसको नहीं पढ़ने वाले हैं। असल में हम लोग इस वीडियो में हम रोमन साम्राज्य को जानेंगे, लेकिन हमें कई मौकों पर ईरान के बारे में भी पढ़ने की आवश्यकता होगी। जब ईरान के साथ रोमन साम्राज्य का युद्ध होगा तो उस वक्त में हम चर्चा ईरान के साम्राज्य का भी करेंगे। जैसे ससानी राजवंश था वहां पर ईरान के साम्राज्य में, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन असल में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो रोम के साम्राज्य को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने भौगोलिक क्षेत्र के बारे में चर्चा किया, हम जानते हैं कि ये जो साम्राज्य है वो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, यूरोप, एशिया और अफ्रीका में।
तो जाहिर सी बात है कि ये तीन महाद्वीपों में फैला हुआ है, तो तीन महाद्वीप में जो लोग रहते हैं उसके अंदर तो विविधता देखने को मिलेगा ही। उसके खान पान, उसके रीति रिवाज, उसके रहन सहन, उसकी संस्कृति, उसके भाषा, हर एक चीज़ अलग अलग देखने को मिलते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं अपने भारत का। भारत में भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग संस्कृति होती है। उसी तरह से इतना बड़ा रोम का साम्राज्य है, तीन महाद्वीपों में फैला हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें भी विविधता देखने को मिलेगी ही। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात यह है कि ये जो इतना बड़ा साम्राज्य है वो एक सम्राट के द्वारा इसे संचालन किया जाता था। एक सम्राट था जो इतने बड़े साम्राज्य को चलाया करता था। दोस्तों हम बात करते हैं संस्कृति की, तो जाहिर सी बात है विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रण होगा, भाषा, अनेक भाषा बोले जाएंगे। लेकिन हम बात करेंगे अगर राजकाज की भाषा, तो दोस्तों इसमें हम लैटिन भाषा और दूसरा भाषा यूनानी, ये दोनों भाषा का उपयोग किया जाता था। लेकिन ये जो लैटिन भाषा है वो पश्चिम रोम में बोला जाता था, जो कि साधारण वर्ग के लोग बोला करते थे। उसी तरह से ये जो यूनानी भाषा है ये पूर्वी रोम में बोला जाता था, जो उच्च वर्ग के लोग बोला करते थे। दोस्तों ये जो हमने पश्चिम और पूरब जो डिवाइड किया रोम को, तो ये आप भूमध्य सागर को जैसे हमने बताया, तो ये भूमध्य सागर के बीचों बीच से क्या करें, आप इस साम्राज्य को दो भाग में विभाजित कर दें। आपको जो पूर्वी क्षेत्र होगा वो पूर्वी रोम होगा और जो पश्चिमी क्षेत्र है वो पश्चिमी रोम होगा। तो इन दोनों में जैसे पश्चिमी में कौन सा भाषा का उपयोग किया जाता था, वो लैटिन भाषा का उपयोग किया जाता था, जो साधारण वर्ग के लोग बोला करते थे। और पूर्वी रोम में यूनानी भाषा का उपयोग, जो कि उच्च वर्ग के अमीर कुलीन वर्ग के लोग थे, वे सभी इस भाषा का उपयोग करते थे। अब हम बात करते हैं एक रोमन इतिहास को जानने के स्रोत। जैसे दोस्तों ये साम्राज्य को आखिर हम कैसे जान पाए, इसके जो फैक्ट्स हैं हम कैसे जान पाए, हम जो अभी पढ़ रहे हैं आखिर हम कैसे जान पाए हैं इस रोमन साम्राज्य को, क्या क्या वो स्रोत है उनके लिए हम वो जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे पाठ्य सामग्री में, जैसे पत्र। दोस्तों सम्राट के द्वारा, सेनापति के द्वारा या किसी के भी द्वारा अगर हम अपनी बात को किसी दूसरे के पास पहुंचाना चाहते हैं तो हम पत्र लिखते हैं। तो वो जो उस जमाने में, उस वक्त में जो पत्र लिखा करते थे, उन पत्र के माध्यम से हम इस साम्राज्य को भी समझने का, जानने का कोशिश करते हैं। उसके अलावा व्याख्यान जो किया जाता था दार्शनिक लोगों के द्वारा, विचारकों के द्वारा, उसके माध्यम से कानून, जाहिर सी बात है इतना बड़ा साम्राज्य है तो उसके लिए कानून होंगे, नियम होंगे। तो वो जो नियम थे, कानून थे, उसके वो जो लिखा गया था उसके माध्यम से जानेंगे। प्रवचन, जो प्रवचन दिया करते थे, और वर्ष वृत्तांत। दोस्तों ये वर्ष वृत्तांत क्या होता है, लोग इसको अक्सर समझने में गलती कर देते हैं। ये जो वर्ष वृत्तांत होता है ये हर साल, हर एक वर्ष क्या किया जाता था, समकालीन व्यक्ति के द्वारा तत्कालीन समय के बारे में हर साल लिखा जाता था, तो उसे कहते हैं वर्ष वृत्तांत। और वो जो लिखा जाता था वो आज भी दस्तावेज के रूप में मौजूद है, आज भी हमारे पास मौजूद है, तो वो क्या कहलाएगा, वर्ष वृत्तांत कहलाएगा। इन सभी के माध्यम से हम रोमन साम्राज्य को जान पाते हैं। दोस्तों दस्तावेज में जैसे अभिलेख लिखे गए, जैसे पत्थरों में शिलालेख लिखा जाता था, पत्थरों को कुरेद करके उसमें लिख दिया जाता था, वही है अभिलेख। पांडुलिपि, दोस्तों ये जो हमने बात किया कि रोमन साम्राज्य अफ्रीका के क्षेत्र में भी था, तो अफ्रीका में एक जगह जिसे हम मिस्र कहते हैं, मिस्र में नील नदी है, तो उस नील नदी के किनारे में पैपायरस नाम करके एक पेड़ होता था, उस पेड़ के छाल में लिखा जाता था, जिसे हम लोग कहते हैं पांडुलिपि। तो इस भाषा पर जो अध्ययन करते हैं, जो इसको समझ पाते हैं, तो उसे पैपायरोलॉजिस्ट कहते हैं। यही लोग हैं जो क्या करते हैं, इस भाषा को समझ पाते हैं। और उसके अलावा हम बात करते हैं भौतिक अवशेष, जैसे इमारत, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, संपूर्ण भूदृश्य। दोस्तों इमारत जो उस वक्त में जो बनाए गए थे, महल बनाए गए थे सम्राटों के रहने के लिए, तो वो सब उसके जो अवशेष है आज भी मौजूद हैं, टूटे हुए हैं, खंडर है, खंडर के रूप में आज भी हमें देखने को मिलता है। उसी तरह से मिट्टी के बर्तन उस वक्त में जो उपयोग किया जाता था वो भी मौजूद है, सिक्के आज भी मौजूद है, और संपूर्ण भूदृश्य हम ड्रोन के द्वारा उसके भौगोलिक क्षेत्र को हम देख सकते हैं कि कहां से कहां तक वो क्षेत्र फैला हुआ था। तो ये सभी स्रोत हैं रोमन इतिहास को जानने के। दोस्तों अब हम बात करते हैं
साम्राज्य का गठन कैसे हुआ। तो हमने क्या बताया, शुरू में ही बताया कि इसको जो हम पढ़ेंगे वो दो काल में करके पढ़ेंगे। जैसे एक है आपका परवर्ती काल, दूसरा है पूर्ववर्ती काल। तो हम शुरुआत करते हैं पूर्ववर्ती काल से। पूर्ववर्ती काल का जो समय था वो 753 ईसा पूर्व से 284 ईस्वी तक था। तो अब इसमें क्या होता है दोस्तों, ईस्वी किसे कहते हैं? ईसा मसीह के पैदा होने के बाद का जो समय चलता है उसे हम ईस्वी कहते हैं, और ईसा मसीह के पैदा होने से पहले का जो समय होता है वो ईसा पूर्व कहलाता है। अब हम बात करते हैं पूर्ववर्ती साम्राज्य के बारे में। तो ये जो पूर्ववर्ती साम्राज्य है, यानी ईसा मसीह के पैदा होने से पहले का जो साम्राज्य है, उसको हम लोग तीन भाग में बांटते हैं। सबसे पहला है राजतंत्र काल, उसके बाद ये राजतंत्र को खत्म कर दिया जाता है और गणतंत्र स्थापित हो जाता है, और फिर एक तरीके से ये जो गणतंत्र है वो खत्म हो जाता है और साम्राज्य काल का शुरुआत हो जाता है। तो ये जो राजतंत्र काल है उसका जो सेशन है वो 753 से लेकर के 510 ईसा पूर्व तक चलता है। दोस्तों इसमें सबसे पहला जो नाम हमें देखने को मिलता है वो है रोम्यूलस। ये रोम्यूलस वही है जो रोम की स्थापना करते हैं। दोस्तों ये जो रोम का स्थापना किया जाता है 753 ईस्वी में किया जाता है। अब ये रोम्यूलस है कौन, इसके बारे में क्या कहानी है? तो इसके बारे में ये कहानी है कि जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, जो दादी और नानी जो कहानियाँ सुनाया करते थे, ये जो प्रचलन चलते आता था उसी प्रचलन के जरिए से ये कहानी सुनाई जाती थी। इसमें बताया गया इस कहानी में कि एक राज्य था जिसका नाम था अल्वा लोंगा। अल्वा लोंगा राज्य के राजा की पुत्री का विवाह किससे होता है? मंगल देवता के साथ हो जाता है। देखिए दोस्तों ये किसके साथ जोड़ा जा रहा है? ये देवताओं के साथ जोड़ा जा रहा है कि आखिर ये जो रोम्यूलस है जो रोम की स्थापना करता है उसका संबंध किससे है? वो मंगल देवता से जाकर के मिलता है। इस तरह की कहानियां ये बताई जाती है। दोस्तों इसमें हुआ क्या कि जब विवाह हो जाता है राजा की पुत्री का मंगल देवता के साथ, तो उसके दो पुत्र होते हैं जिसका नाम है रोम्यूलस और रेमस। अब रेमस का तो उस तरह से कोई कहानी देखने को, कोई इतिहास देखने को ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन असल में ये जो रोम्यूलस है वही इस रोम साम्राज्य की स्थापना करता है। ये एक गांव के रूप में बसाता है, ये इस गांव का नाम रोम रखता है। अब इसमें क्या करता है, उस वक्त में जनसंख्या बहुत कम थी, लोग बहुत कम थे। अब क्या कर रहे थे, जैसे आज हम क्या कर रहे हैं, हमारे अभी के वक्त में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो हम जनसंख्या पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त में जनसंख्या कम थी तो जनसंख्या को बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। तो रोम्यूलस भी यही कार्य किया कि वो अपने जो शहर बसाया, अपने यहाँ जो कबीला बसाया, गांव बसाया, उसमें वो दूसरे बाहरी देशों से, बाहरी राज्यों से जो अपराधी भागे हुए थे, जो चोर थे, जो मर्डरर थे, वे सभी जो भाग गए थे अपने राज्य से, उन सभी को अपने कबीले में, अपने गांव में शरण देना शुरू कर दिया। जब वो शरण देना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे अब उस गांव की, उस कबीले की आबादी बढ़ने लगी। अब जब जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है तो उसको चलाने के लिए, उस पर नियंत्रण रखने के लिए कोई ना कोई संस्था होना चाहिए। तो रोम्यूलस दो कार्य करता है। सबसे पहला कार्य ये करता है कि वो दो संस्थाओं का निर्माण करता है जिसका नाम था, एक कोमियाटा क्यूरियाटा और दूसरा था सीनेट। ये दोनों संस्थाओं का क्या करता है, निर्माण करता है। उसी तरीके से ये जो समाज था जो जनसंख्या में वृद्धि होने के बाद बनाया जाता है, उस समाज का नाम था पैट्रिशियन और प्लेबियन। ये सभी के सभी आर्य जाति के थे और ये जो रोम्यूलस था वो भी आर्य जाति के रहने वाले थे। तो दोस्तों हमने जाना रोम्यूलस के कार्य को। तो उसका कार्य ये था कि वो बाहरी देशों के लोगों को, अपराधियों को अपने गांव में बसाना शुरू करता है और जनसंख्या में वृद्धि करता है। जब जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है तो फिर वहां पर दो समाज का निर्माण करता है। उसका नाम था, आप देख सकते हैं, पैट्रिशियन और प्लेबियन, जो आर्य जाति के थे। उसी तरह से वो इसको नियंत्रण में रखने के लिए, इसको संचालन करने के लिए दो संस्थाओं का निर्माण करता है जिसका नाम है कोमियाटा क्यूरियाटा। दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे वक्त गुजरता है और वहां पर एक और जाति, अनार्य जाति आता है जिसको हम लोग एट्रुस्कन जाति कहते हैं। उसमें से एक नाम देखने को मिलता है टार्क्विन। ये क्या करता है, रोम्यूलस के साथ जंग करता है और रोम्यूलस को हरा देता है, सत्ता से हटा देता है
और खुद क्या करता है, सत्ता को कब्जा लेता है और वो शासन करना शुरू कर देता है। तो ये जो है वो अनार्य जाति का था। अब उसमें इसका जो ये टार्क्विन है वो लगभग कितने दिनों तक शासन करता है, 616 से लेके 579 तक ये शासन करता है। अब ये जो टार्क्विन है वो क्या करता है, कार्य करता है। इसके दो कार्य जो है बहुत प्रसिद्ध हुए थे, जैसे सिंचाई की व्यवस्था, अपनी प्रजा के हित में, अपनी प्रजा के लिए वो अच्छे ढंग से खेती कर पाए और इसके लिए वो सिंचाई की व्यवस्था करता है। और फिर सर्कस मैक्सिमस का शुरुआत करता है। दोस्तों ये सर्कस मैक्सिमस असल में होता है खेल का मैदान। अपनी प्रजा के लिए वो क्या करता है, खेल का मैदान बनवाता है। तो ये है टार्क्विन के दो कार्य, जो अनार्य जाति से थे और फिर वो क्या करते हैं, रोम्यूलस को हरा करके सत्ता पर कब्जा जमा लेते हैं। अब ये जो एट्रुस्कन जाति है उसी में से और भी शासक आते हैं, जिसमें एक नाम देखने को मिलता है जो अंतिम शासक होता है, जिसका नाम है तार्किनियस। इसका जो सेशन है वो 535 से लेके 510 ईसा पूर्व तक। ये जो शासक था वो बहुत अत्याचारी था। वे अपने प्रजा पर बहुत ज्यादा अत्याचार करता था, जिससे तंग आकर के क्या कर देते हैं, उसकी प्रजा विद्रोह कर देती है और उसे सत्ता से हटा देती है। ये जो तार्किनियस है उसे सत्ता से हटा दिया जाता है और उसके बाद फिर गणतंत्र स्थापित हो जाता है। दोस्तों अब इसे कहते हैं गणतंत्र काल। जब यहाँ पर गणतंत्र स्थापित हो जाती है तो गणतंत्र काल इसे कहा जाता है। इसका सेशन 510 से लेकर के 27 ईसा पूर्व तक चलता है। तो दोस्तों हमने बात किया था कि रोम्यूलस ने दो संस्थाएं बनाई, जिसका नाम था कोमियाटा क्यूरियाटा और दूसरा सीनेट। अब क्या है, ये जो सीनेट है वो सर्वे सर्वा हो जाएंगी। अब पूरी तरीके से जो यहाँ पर शासन करेगा, जो भी शासन करने का तरीका होगा वो कौन बनाएगा, वो सीनेट बनाएगा, यही शासन करेगा। अब सीनेट में क्या होता था कि दो काउंसिल होते थे जिसे हम मजिस्ट्रेट कहते हैं। तो उसका जो ताकत था, उसका जो शक्ति था वो राजा के बराबर था। उसकी नियुक्ति प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा किया जाता था। जैसे हमने पिछले राजाओं के बारे में बात किया, जैसे टार्क्विन के बारे में बात किया, तार्किनियस के बारे में, रोम्यूलस के बारे में। उस वक्त में राजतंत्र चल रहा था। अब क्या है, गणतंत्र चल रहा है। तो गणतंत्र में क्या है कि राजा के बराबर ही शक्ति होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया की लेते हैं। इंडिया में भी क्या है कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से। अब इसकी जो अवधि होती है वो 5 साल होती है, लेकिन यहाँ जो अवधि थी वो सिर्फ 1 साल। इसको ये नियंत्रण की कहीं तानाशाही न बन जाए, इसको अगर हमेशा हमेशा के लिए अगर रहने देंगे तो एक दिन ऐसा देखने को मिलेगा ये तानाशाह बन जाएगा। तो यहाँ गणतंत्र रूप से चलाने के लिए क्या है, 1 साल की अवधि रखी गई थी कि 1 साल के लिए आप क्या है, राजा के बराबर आपके पास शक्ति होगी, आप सरकार चला सकते हैं। तो इसी को कहते हैं हम लोग गणतंत्र काल। इसी दरमियान में हमें देखने को मिलता है कि प्यूनिक युद्ध होता है रोम में, जो कि जिसकी अवधि है 264 से लेके 146 ईसा पूर्व तक। ये एक बहुत लंबा समय है। इस वक्त में क्या किया जाता है, युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें 3 युद्ध होते हैं, रोम और कार्थेज, जिसे हम आज के वक्त में ट्यूनिस कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें आखिरकार जो विजयी होता है वो रोमन साम्राज्य होता है। अब इससे क्या होगा कि सेना नायक का महत्व बढ़ जाएगा। दोस्तों सेना नायक का महत्व क्यों बढ़ेगा? सेना नायक का महत्व इसलिए बढ़ेगा क्योंकि असल में जो युद्ध लड़ता है वो कौन लड़ता है, सेना ही लड़ता है। तो जो उसके जो सेना नायक होंगे, सेनापति होंगे, तो उसी के बदौलत क्या है कि युद्ध लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। तो जब ये जीत जाता है रोमन साम्राज्य तो सेना नायक का महत्व बढ़ जाता है युद्ध को जीतने की वजह से। अब क्या है, ये जो सेना नायक है उसका महत्व इतना बढ़ जाता है कि वो प्रशासक का रूप ले लेता है। इसमें बहुत सारे सेना नायक थे, लेकिन एक नाम जो बहुत प्रसिद्ध हुआ वो है जूलियस सीजर। जूलियस सीजर एक बहुत बड़े सेना नायक थे, बहुत बुद्धिमान इंसान थे। उन्होंने कई जंगें लड़ी और विजय प्राप्त की। अब क्या होता है कि ये जो जूलियस सीजर है वो फर्स्ट ट्रायम्विरेट यानी त्रिगुट का गठन करते हैं, जिसमें 3 लोग होते हैं। एक सीजर खुद होता है, पॉम्पी होता है और क्रेसस। 3 नाम देखने को मिलते हैं जो इसके सदस्य थे। दोस्तों अभी भी सीनेट का शक्ति खत्म नहीं हुआ, अभी भी सीनेट चल ही रहा है। तो सीनेट द्वारा सीजर को क्या किया जाता है, फ्रांस के गौल प्रांत में भेजा जाता है। जब फ्रांस का सूबेदार बना करके सीजर को भेज दिया जाता है तो फिर क्या करता है सीजर कि वे अपने आसपास के जगहों को विजय करना शुरू कर देता है। तो वो किन जगहों को जीतता है, वो इंग्लैंड को जीतता है और जर्मन को। जब ये इन दोनों जगहों को जीत लेता है तो इसकी शक्ति क्या हो जाती है,
और भी बढ़ जाती है, ये सीजर और भी ताकतवर हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि सीनेट को डर सताने लगता है कि अगर इसी तरह से इसका शक्ति और बढ़ते चला जाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये क्या कर देगा, पूरी तरह से सीनेट को खत्म कर देगा और ये जो गणतंत्र चला आ रहा है, ये गणतंत्र को समाप्त करके यहाँ राजतंत्र स्थापित कर देगा। इस बात का डर सताने लगता है सीनेट को। तो सीनेट क्या करता है कि जूलियस सीजर को वापस बुला लेता है, वो ऑर्डर देता है, वो आदेश देता है कि आपकी जिम्मेदारी अब खत्म हुई, आप क्या करें, अब वापस रोम आ जाएं, अब आपको दूसरा कार्य दिया जाएगा, अब आपका कार्य वहां पर समाप्त हो चुका है। और जब आप वापस आए तो बिना सैनिक के आए, सैनिक को भंग कर दे और खाली हाथ रोम में वापस चले आए, आपको दूसरा कार्य सौंप दिया जाएगा, उन कार्यों को आपको संभालना है। लेकिन दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि सीजर बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, बहुत चालाक सेनापति था, तो वो उसने क्या किया कि वे खाली हाथ ना आकर के वे एक बहुत बड़ा सैनिक दस्ता लेकर के रोम के अंदर में घुस जाता है। अब क्या होता है कि सीनेट इससे डर जाता है और डरने के बाद पोम्पी को, जो हमने बताया अभी कि जो त्रिगुट का गठन हुआ था उसमें एक और व्यक्ति था जिसका नाम था पोम्पी, तो पोम्पी को क्या है, ये आदेश दिया जाता है कि आप जाएं और उससे बॉर्डर पर मुकाबला करें। तो फिर पोम्पी जाता है सीजर से युद्ध करने के लिए, लेकिन यहाँ पर पोम्पी को बुरी तरह से हरा दिया जाता है सीजर के द्वारा। अब क्या है, पोम्पी ये भाग जाता है मिस्र की ओर और मिस्र में उसे किसी के द्वारा हत्या कर दी जाती है। तो इस तरीके से अब क्या है कि सीजर के पास पूरे रोम की ताकत आ जाती है। सर्वे सर्वा जो अगर कोई होता है रोम में तो वो अब सीजर है, सीजर के पास पूरी ताकत है। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात यह है कि वो सीनेट को चलने देता है, सीनेट को खत्म नहीं करता है और वो सम्राट तो रहता है लेकिन बिना ताज का। दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से जूलियस सीजर की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद हम देखेंगे कि जूलियस सीजर के बेटे के द्वारा फिर से द्वितीय त्रिगुट का निर्माण किया जाता है और फिर जो जूलियस सीजर के हथियारे हैं उन सबसे बदला लिया जाता है। और भी बहुत सारी रोचक बातें जो रोमन साम्राज्य से जुड़ी हुई है हम अगली वीडियो में जानेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके मन में अगर कोई सवाल है तो हमसे सवाल करें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।